उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जाती है, जिसमें 1,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से साल भर में 12,000 रुपये दिव्यांगजनों को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों 21 तरीके की दिव्यांगताएं होती है, जिसमें एक दिव्यांगता लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, उसको आम भाषा में कोढ़ भी बोल सकते हैं, उन्हें प्रति महीना के हिसाब से 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी साल भर में 36,000 रुपये उन कुष्ठ अवस्था वाले दिव्यांगजनों को प्राप्त होते हैं। दोस्तों यह पेंशन प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो दोस्तों कौन कौन दिव्यांग, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है, आज इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों 4 प्रकार के अगर किसी व्यक्ति की पात्रता है, वही दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। तो नंबर 1 पात्रता, दिव्यांगता 40% से कम न हो। तो पूरे वाक्य के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिव्यांगता क्या होती है। दोस्तों कोई व्यक्ति जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण अपने शरीर का कोई हिस्सा खो देता है, या आंशिक रूप से उसके शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, और उस हिस्से का उसने इलाज भी करा लिया, मेडिकल साइंस में जो भी यथासंभव इलाज था वह इलाज करा चुका, और इलाज कराने के बाद भी उस हिस्से की वजह से अगर वह अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में बेहद कठिनाई महसूस कर रहा है, सामान्य दैनिक जीवन में जैसे कि घर का काम करना, उठना बैठना, दूसरे से बात करना, घर में खाना बनाना, झाड़ू लगाना, मार्केट में जाना, शॉपिंग करना, बस में सफ़र करना, रेल में सफ़र करना, ये सामान्य दैनिक जीवन के हिस्से होते हैं। उस शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण अगर वह सामान्य दैनिक जीवन में जीने में बेहद कठिनाई का इस्तेमाल किया मैंने, अगर बेहद कठिनाई महसूस कर रहा है तो उस हिस्से की वजह से उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है। अब दोस्तों एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई है, तो क्या वह दिव्यांग माना जाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ की एक उंगली कटी है, वह घर का काम कर लेता है, उसे सामान्य दैनिक जीवन जीने में बेहद कठिनाई नहीं होती, और अगर 4 उंगली भी कटी है ऐसे, उसको भी दिव्यांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर 4 उंगली कटी है और नीचे का ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से के से वह अपना मोबाइल फ़ोन भी उठा लेगा, वह किसी चीज़ को पकड़ भी लेता है, भले उसकी 4 उंगली ना हो, तो वह अपना सामान्य दैनिक जीवन जी लेता है। तो 4 उंगली अगर किसी की कटी है उसको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ से अंगूठे के यहाँ से किसी व्यक्ति की हथेली कटी है तो उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है। ये इस प्रकार का कुछ उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की एक आंख बिल्कुल ख़राब है और दूसरी आंख बिल्कुल सही है, तो भी उसे दिव्यांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक आंख जिसकी बिल्कुल सही है वह घर का काम कर लेगा, बात कर लेगा, दूसरे से मार्केट में जाएगा, सफ़र कर लेगा, बस में यात्रा कर लेगा, और घर में झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी कर लेता है। अगर एक आंख का कोई व्यक्ति है तो एक आंख के व्यक्ति को, जिसकी एक आंख बिल्कुल सही है, उसे भी दिव्यांग नहीं माना जाएगा। एक कान जिसका बिल्कुल सही है, दूसरा कान एकदम से खराब है, उसे भी दिव्यांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक कान का व्यक्ति भी अपना सामान्य दैनिक जीवन जी लेता है। तो इस तरीके से कुछ परिभाषाएं थी, कुछ उदाहरण थे, मैंने आपको दिव्यांग के बारे में बताया, दिव्यांगता क्या होती है। अब बात करते हैं 40% से कम न हो। दोस्तों इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। यह किसी व्यक्ति का पैर है। प्रतिशतता क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति का पैर घुटने से नीचे यहाँ से उसका पैर कट जाता है तो उसको 70% की दिव्यांगता आएगी। अगर घुटने के बीचों बीच, यानी जहाँ घुटने की हड्डी होती है वहाँ से कट जाता है तो 75% की दिव्यांगता होगी, और अगर घुटने से ऊपर पैर कट जाता है तो 80% की दिव्यांगता होगी। इसी तरीके से हाथ में अगर कोहनी से नीचे तो 70%, बिल्कुल कोहनी से तो 75%, अगर ऊपर से कट जाए तो 80%। इन व्यक्तियों को दिव्यांग माना जाता है। ये परसेंटेज इस तरीके से आती है। अब हथेली में देखते हैं, अगर चारों उंगली कट जाए तो 25%, और अगर यहाँ से कट जाए तो 40%, उसकी 40 से 45% दिव्यांगता आ जाती है। हाथ यहाँ से, अंगूठे के यहाँ से। इसको देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की एक आँख खराब है,
दूसरी बिल्कुल सही है तो उसको 30% की दिव्यांगता मिलती है। इसी तरीके से कान में भी 30% की दिव्यांगता मिलती है और इनको दिव्यांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक आंख का व्यक्ति दिव्यांग नहीं होता, तो इसीलिए इसको 30% की दिव्यांगता मिली है। और 40% जब तक किसी व्यक्ति की दिव्यांगता नहीं आती उसे दिव्यांग नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति की दोनों आंख खराब है तो उसकी 100% दिव्यांगता आती है। इसी तरीके से अगर दोनों कानों से सुनाई नहीं देता तो उसकी 100% दिव्यांगता आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दिव्यांगता 40% से लेकर 100% है तो उसे दिव्यांग माना जाएगा, और 40 से कम यानी 39% पर किसी व्यक्ति को दिव्यांग नहीं माना जाता। यह डॉक्टरों का परसेंट के रूप में एक मानक होता है। दोस्तों, इस परसेंटेज का निर्धारण कौन करता है? जो सीएमओ होते हैं, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वह डॉक्टरों की एक टीम गठित करते हैं। उसमें सब तरह के डॉक्टर होते हैं, उसमें आँख, कान और एमआर वाले डॉक्टर और हड्डियों के डॉक्टर, सब तरीके के डॉक्टर होंगे, पूरी टीम होगी। और प्रत्येक सोमवार के दिन यह टीम या तो जो जिला अस्पताल होते हैं वहाँ बैठेगी, या सीएमओ इसके लिए कोई एक निर्धारित स्थान चयनित करते हैं, वहाँ यह पूरी टीम बैठती है। दिव्यांग अपने डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं और यह दिव्यांगजनों को टीम देखती है और संयुक्त रूप से उसका परसेंटेज निर्धारित करती है और उसको एक दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान करती है। वह दिव्यांग प्रमाण पत्र दोस्तों ऐसा होता है, इसको जूम करके देख सकते हैं आप। इस तरीके से शामली जनपद का एक यह दिव्यांग प्रमाण पत्र है, यह इस तरीके से होता है। और इसमें दिव्यांग की जानकारी, दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या, आधार नंबर, दिव्यांग की समस्त डिटेल होती है और यहाँ नीचे उसका दिव्यांग प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा लिख दिया जाता है। यह है अंकों में और यह है शब्दों में, और इसमें सभी डॉक्टरों के साइन होते हैं, जो संबंधित डॉक्टर होता है। और इसमें जो मेडिकल बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है डॉक्टर, उसके साइन होते हैं, सीएमओ साहब के भी इस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो इस तरीके से यह जो दिव्यांग प्रमाण पत्र में अगर 40 से 100 के बीच दिव्यांगता है तो ही दिव्यांग व्यक्ति इसमें पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। अगर यह 39 या 40 से नीचे अगर कुछ भी है तो पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अब ऑनलाइन आवेदन होने लगे हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए, और उसमें यूडीआईडी कार्ड वगैरह भी बनता है। इस तरीके का दिव्यांगजन का यूडीआईडी कार्ड होता है और यहाँ उसकी परसेंटेज होती है दिव्यांग की, यानी जो दिव्यांग प्रमाण पत्र में परसेंटेज होती है वही यहाँ यूडीआईडी कार्ड में भी परसेंटेज होती है। देख सकते हैं आप 70% इस दिव्यांग की दिव्यांगता है। तो यह दिव्यांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए, तो ही अगर 40 से 100 के बीच है तो ही व्यक्ति पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आपने इसको समझा, दिव्यांगता 40% से कम न हो। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, क्योंकि दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। कोई आंख से दिव्यांग, कोई कान से, किसी को हाथ नहीं है, तो इस तरीके की 21 दिव्यांगताएं होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। जैसे लोकोमोटर, यह हाथ पैर की दिव्यांगता, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हाथ, इसमें बहुत व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तेजाब हमला पीड़ित भी दिव्यांग माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार टोटल हम देख सकते हैं हमारी यह 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती है। इसमें एक दिव्यांगता कुष्ठ रोग से मुक्त, लेप्रोसी, यानी जिसको हम आम भाषा में कोढ़ बोलते हैं, वह भी एक दिव्यांगता होती है। इसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिव्यांग है तो उसका जो दिव्यांग प्रतिशत होगा वह 40% से नीचे भी अगर है तो भी वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है पेंशन के लिए। और इसमें कहा जाएगा कि अगर किसी कुष्ठ रोग वाला कोई दिव्यांग है, उसका 1% भी उसकी दिव्यांगता आ रही है दिव्यांग प्रमाण पत्र में, 1%, 2%, 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर 1 या 2% भी किसी को कुष्ठ से संबंधित दिव्यांगता है तो वह ऑनलाइन आवेदन कर लेगा। यानी कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति के ऊपर 40% की जो दिव्यांगता वाली शर्त है वह लागू नहीं है। इनकी दिव्यांगता 1% भी अगर किसी की है, 1%, 2%, तो भी वह आवेदन कर लेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह कुष्ठ रोग की दिव्यांगता होती है। इसमें इस तरीके से हाथ भंग हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इस तरीके से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी वाले दिव्यांग होते हैं। अब दूसरी शर्त के ऊपर बात करते हैं। दिव्यांग 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके 19वें साल में लग गया हो। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, 40% उसकी दिव्यांगता है और उसकी उम्र 18 साल पूरे हो गए, यानी 18 साल पूरे होकर कोई व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति 19वें साल में लग गया है, तो ही वह दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है। अगर कोई कुष्ठ रोग से
कुष्ठ रोग वाला, लेप्रोसी वाला दिव्यांग है, कुष्ठ से संबंधित दिव्यांगता है, तो उसमें यह 18 साल वाली जो शर्त है वह लागू नहीं होती। अगर कोई 1 साल का भी बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो भी उसकी पेंशन बन जाएगी। उसमें 18 वर्ष वाली कुष्ठ संबंधित जो दिव्यांगता है वहाँ शर्त नहीं होती। तो अब तीसरी शर्त, दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो। इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले बात करेंगे परिवार के ऊपर। परिवार किसको कहते हैं? अगर कोई पति पत्नी है और उनका कोई अविवाहित बच्चा है तो उसे परिवार की परिभाषा में रखते हैं। अगर बच्चे की शादी हो जाती है तो उसका परिवार अलग हो जाता है, सरकारी भाषा में उसका परिवार दूसरा हो जाएगा और माता पिता का परिवार अलग हो जाता है। अब कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसकी शादी नहीं हुई और उसको अपनी पेंशन बनवानी है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई, तो वह अविवाहित दिव्यांग बच्चा, लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, और उसके जो माता पिता है वह परिवार की परिभाषा में आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिव्यांग लड़के की या लड़की की शादी हो गई, तो जो दिव्यांग लड़का है उसकी शादी हो गई, अब वह और उसकी पत्नी परिवार की परिभाषा में आएंगे, माता पिता परिवार की परिभाषा में अब नहीं आएंगे। उसका परिवार शादी होते ही दिव्यांग का अलग हो गया, और जो लड़की है वो अपने ससुराल चली गई और उसका जो पति है वह उसकी परिवार की परिभाषा में आ गया। तो अब परिवार की परिभाषा आप समझ चुके हैं। अब परिवार की वार्षिक आय, यानी अगर कोई अविवाहित दिव्यांग है और उसके माता पिता, तो 3 व्यक्ति हो गए, तो देखा जाएगा कि तीनों की साल भर की आमदनी कितनी है। अगर वह दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्र का है तो 40,080 रुपये से ज़्यादा पूरे साल भर की उस परिवार की आमदनी नहीं होनी चाहिए। अब जो गरीब व्यक्ति होते हैं, अक्सर या तो उनको थोड़ी बहुत ज़मीन होती है या मजदूरी करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन के ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल अगर किसी को 1 बीघा ज़मीन है तो माना जाता है कि उसकी 1 साल की 1 बीघा ज़मीन से आमदनी 8,000 रुपये के आसपास होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 से 5.5 बीघा ज़मीन अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के पास है, या तो उसके पिता के नाम है या उसकी मम्मी के नाम है या उसके खुद के नाम है, तो वह 40,000 के दायरे में आ जाएगा और उसका जो आय प्रमाण पत्र है वह 40,000 के दायरे में बन जाता है, वह पेंशन के लिए पात्र होता है। अगर उसको 5.5 या 6 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है, उसको 10 बीघा या 20 बीघा ज़मीन है, तो वह पेंशन के दायरे में नहीं आएगा, उसकी पेंशन नहीं बन पाएगी। अब दूसरी बात करते हैं, अगर किसी परिवार के पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी उनको खेती वाली ज़मीन नहीं है, तो फिर देखा जाएगा कि वह मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी में उसको कितना रुपया प्राप्त होता है। दोस्तों, मजदूर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संगठित क्षेत्र वाले मजदूर होते हैं और एक असंगठित क्षेत्र वाले। गाँव में अक्सर जो मजदूर होते हैं असंगठित क्षेत्र वाले होते हैं। वैसे तो 1 दिन की जो मजदूरी होती है वो अभी 400 से 500 रुपया चल रही है। जो हमारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है न्यूनतम मजदूरी डेली वेजेज, वह 412 रुपये अकुशल मजदूर के होते हैं। इसी तरीके से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल के 507 रुपया होते हैं। लेकिन दोस्तों, संगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको तो 12 महीने काम मिल जाता है। तो देखा जाएगा कि ये लोग जो मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वे पेंशन के दायरे में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको रोज़ाना काम मिल रहा है, उनको महीने दर महीने पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन जो गांव के मजदूर होते हैं उनको प्रतिदिन काम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो गांव के मजदूर होते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, वह 40,000 के दायरे में आएंगे, क्योंकि उनको प्रतिदिन काम नहीं मिलता, तो वह पेंशन के दायरे में अवश्य ही आएंगे। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं गांव में, जो फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करते, गांव में काम करते हैं, किसानों के यहाँ या अन्य कोई काम करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया था 8,000 रुपये के हिसाब से, जैसे बुंदेलखंड है या कुछ ऐसे जगह है जहाँ ज़मीन बेहद अनुर्वर है, वहाँ ज़मीन से पैदा बहुत कम होती है, तो वहाँ ज़मीन से माना जाता है कि कम की पैदा होती है। तो लेखपाल क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, वहाँ एक लोकेलिटी में जो रेट होते हैं ज़मीन के, ठेके पर ज़मीन के, किसी को दूसरे को किराए पर जो ज़मीन दी जाती है, तो उस हिसाब से 1 बीघा ज़मीन का आकलन कर लिया जाता है लेखपाल द्वारा कि उसमें कितनी औसतन पैदावार
हो रही है तो उस हिसाब से आय प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, उस हिसाब से आय का देखा जाता है कि व्यक्ति साल भर में कितना कमाता है, व्यक्ति का परिवार कितना कमाता है। तो यह दोस्तों मैंने आपको बताया। इसमें शहरी क्षेत्र में भी यही देखा जाएगा कि दिव्यांग व्यक्ति का परिवार कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई उनका बिजनेस टाइप तो नहीं है, तो अगर कुछ छोटा मोटा काम है, वह फेरी वगैरह लगाता है, तो वह व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में, दिव्यांग पेंशन की श्रेणी में आ जाते हैं। अब चौथी शर्त, दिव्यांग अन्य कोई पेंशन जैसे वृद्ध पेंशन, विडो पेंशन प्राप्त न कर रहा हो। दोस्तों हमारी 3 प्रकार की पेंशन होती है, दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन और विडो पेंशन। तीनों पेंशन में कोई व्यक्ति एक ही पेंशन प्राप्त कर सकता है। मानकर चलिए कोई औरत है और वह दिव्यांग है और वह विडो हो जाती है और उसने अपनी विडो पेंशन बनवा ली, तो वह अपनी दिव्यांग पेंशन नहीं बनवा सकती। या तो वह दिव्यांग पेंशन बनवाए या विडो पेंशन। इसी तरीके से कोई दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहा है और 60 साल से ऊपर उसकी उम्र हो जाती है, अगर वह चाहे कि मुझे वृद्ध पेंशन बनवानी है तो नहीं बनेगी। तीनों पेंशन में से कोई एक पेंशन ही वह प्राप्त कर सकता है। तो देखा जाएगा कि वह व्यक्ति पहले से कोई पेंशन दिव्यांग व्यक्ति प्राप्त न कर रहा हो, विडो पेंशन या वृद्ध पेंशन प्राप्त न कर रहा हो, यानी तीनों में से एक ही पेंशन दिव्यांग को मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों 4 पात्रताएं थी। अगर कोई व्यक्ति ये चारों शर्त पूरी कर रहा है तो वह पेंशन के लिए हकदार है, वह अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर अन्य कोई बात आप पेंशन के संबंध में मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।